हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप डिप्लोमा एस्पिरेंट? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। और अभी मैथ्स का रिसेंट वीडियो आया था तो आपने ये देखा होगा और सर ने आपको बताया भी था कि एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो इंक्रीज हो चुका है। तो आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, आप अपना स्कोर और अच्छा कर सकते हैं, मार्क्स और इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम है आपके पास, तो अच्छे से तैयारी करिए और प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखिए और अपना होप मत लूज़ करिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और एग्ज़ाम का जो फॉर्म का डेट बढ़ा है तो एग्ज़ाम भी मोस्ट प्रोबेबली जून लास्ट तक होगा। ठीक है, तो अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स के 9th क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। 2018 का मैं पेपर सॉल्व करा रहा था और आज के इस वीडियो में मैं पूरा 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक हम बेहतरीन कोट के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, डिसिप्लिन अवेक डेस्टिनी। ठीक है, तो यही कोट लिख के आप लोग कॉपी में आज का वीडियो शुरू करो, बिकॉज ये इतना प्यारा कोट है क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको तकदीर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन में आप रहोगे तभी आप पंक्चुअल रहोगे, काम अच्छे से करोगे तो आपका डेस्टिनी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इस कोट के साथ धुआंधार शुरुआत करते हैं हम फुल एनर्जी के साथ। तो सभी लोग तैयार हैं एकदम आज की वीडियो के लिए? पूरा भाई एकदम क्लास में आओ तो जोश के साथ आओ कि नहीं नहीं आज तो फोड़ देना है। 10 क्वेश्चन ही करो लेकिन इस तरह से करो, इतने एनर्जी के साथ करो कि मतलब आने वाले क्वेश्चंस को ऐसे मिनटों में निकाल देंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने 60 तक करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 60 तक, और आज मैं 61 से शुरू करेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है भाई, फुल एनर्जी के साथ हो सभी लोग ना, एकदम तैयार रहो फुल एनर्जी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे आ गया। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? इन एसआई सिस्टम न्यूटन सेकेंड इज यूनिट ऑफ। ठीक है, एसआई सिस्टम में न्यूटन सेकेंड किसकी यूनिट है? चलिए ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि न्यूटन किसकी यूनिट है। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, और ये क्या है? न्यूटन सेकेंड। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, ये तो नहीं है। अब देखते हैं इंपल्स क्या होता है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है इंपल्स होता है इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स का मतलब होता है जब कोई फोर्स कंटिन्यूअस कुछ टाइम तक लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैं कंटिन्यूअस ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ 1 सेकंड 2 सेकंड तक, तो वो क्या हो जाएगा? इंपल्स हो जाएगा। तो इंपल्स की यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और टाइम की सेकेंड। तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा इंपल्स। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, और मास यहाँ से इसका अगर हम डेराइव्ड यूनिट देखें तो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ सेकेंड से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कट के तो 1 ही हो जाना है ना। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे में डिवाइड कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बन जाएगा। kg मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी यूनिट है? इंपल्स की तो हो गई, क्योंकि न्यूटन की डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक सेकेंड से मल्टीप्लाई करते तो आ नहीं गया न्यूटन सेकेंड? आ गया ना। ठीक है, चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया हुआ है? मोमेंटम एंड इंपल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है, तो टिक कर लीजिए आप लोग ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 62 एक बार आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन अ केबल। ठीक है, in a cable on lifting a certain weight and wrapped at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड the power of motor। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे कि हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक एक मोटर है। ठीक, अब इस मोटर से हम एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट समथिंग है, उसको हम उठा रहे हैं। जब उसको उठा रहे हैं तो इस स्ट्रिंग से उठ रहा है ना, एक केबल से उठ रहा है, तो केबल में क्या होता है? टेंशन होता है। इसका मान लेते हैं नेट वेट नीचे क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, और केबल में क्या आएगा? टेंशन आएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि टेंशन कितना दिया हुआ है? 4500 न्यूटन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लिफ्टिंग क्या? wrapped एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और वो जो केबल है वो उस पर
जो जिस ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं उसमें क्या रैप्ड है, रैप्ड मतलब लपेटा हुआ है, लपेटा हुआ किससे 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये वेलोसिटी दी हुई है ना। हाँ, तो गिवन क्या है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहां से पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहां से पावर में फाइंड करना है, फोर्स हमारे पास कितना है 4500 न्यूटन इनटू वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां से यूनिट के साथ हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000, क्या है 9000 वॉट, ठीक। वॉट अगर हम इसको किलो वाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है ना। देखिए आप पता होना, अगर 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ये बेसिक यूनिट्स आपको कन्वर्जन आना चाहिए। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, तो इसको हम अगर किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 किलो वाट। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 15 है, 225 किलो वाट है, 9000 किलो वाट, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो रहा है ना, ठीक है। तो यार देखो टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको बेसिक फार्मूला, ये फार्मूला एक बार इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फार्मूला वाले सेक्शन में। फोर्स इज अरे पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, क्योंकि पावर एक होता है वर्क अपॉन में टाइम भी होता है। अगर जब किसी क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ और वेलोसिटी दी हुई तो ये फार्मूला हम इजीली लगा सकते हैं पावर को फाइंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। 63 क्वेश्चन क्या है, एक बार आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा और मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर मेजर्ड बाय बैरोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 760 मिलीमीटर, द सेम प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस वुड बी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, प्रेशर हमें दिया हुआ है P1 मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ है प्रेशर 760 mm, ठीक। और क्या दिया हुआ है, द सेम प्रेशर एट, वही प्रेशर T2 कितना दिया हुआ है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से T1 है ना, ये T1 है और ये T2 है। इस पे हमें फाइंड करना है कि क्या व्हाट वुड बी द सेम प्रेशर, हाँ इस पे प्रेशर हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। तो एक आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा गैस लुकास लॉ, जो कि क्या था कि P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2, मतलब कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम मतलब जब आयतन कांस्टेंट है किसी भी चीज का, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर किस पे वेरी करता है, टेम्परेचर पे। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर उस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर, तो डायरेक्ट वेरी कर रहा है ना। तो ये दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गे लुकास, ठीक है। उन्हीं का ये दिया हुआ लॉ है कि जिन्होंने ये दिया था कि, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं, लुसाक्स, सॉरी लुसाक्स है, हाँ लुसाक्स सही तो है, गैस लुसाक्स लॉ, ठीक है। इन्होंने दिया था कि प्रेशर किस पे, टेम्परेचर पे वेरी करता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो ये फॉर्मूला एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ठीक। देख लो कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर मिल रहे होंगे आप लोगों को ना, जो लास्ट मैंने वीडियो में कराया था 2021 का जब पेपर सॉल्व कराया था, तो कुछ क्वेश्चन उसमें से और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था सिमिलर कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं। बस आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाना है, कॉन्सेप्ट पे अगर आपका कमांड बन गया तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे सॉरी, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास सब कुछ देखिए, ये फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ गिवन है। तो P1 क्या है हमारे पास, P1 कितना है 760, इसको लगाएंगे 760 अपॉन में P2 हमें फाइंड करना है। T1 कितना है 0 डिग्री है और T2 कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बार क्या करते हैं, टेम्परेचर जो दिया हुआ उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस 0 डिग्री को केल्विन में करोगे तो क्या होगा 0 + 273, क्या आएगा 273 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ से 100 को भी कर लें केल्विन में, तो 100 + 273 कितना आया 373 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यू जो है पुट कर लेंगे, उसको डिग्री सेल्सियस में केल्विन में ही पुट कर लेते हैं। चलिए क्या आ जाएगा 273 डिवाइड बाई 373। हाँ, अब यहाँ से हम P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना इजीली,
तो P2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? कौन सा क्वेश्चन करा रहा था मैं? 60, हाँ 63। P1/P2, इसको सॉल्व करो आप एक बार तो P2 इज इक्वल टू 760 इंटू 373/273, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग इजीली, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है एक बार देख लेते हैं, 760। 760 इंटू 373 डिवाइड बाई 273, 1038। कितना आ रहा है P2 की वैल्यू? 1038.38, ठीक है, जो कि ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा है ना। एक बार देख लें ऑप्शन कौन क्या है। ऑप्शन क्या है? 760, 730 और 780। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच करने कर रहा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी, नन ऑफ दीज, ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए समझ में आया क्वेश्चन क्या करना था। ये लॉ आप ध्यान में रखिएगा। गैस लुकास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये जनरली हम ये लॉ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स का आप जब हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये लॉ, ठीक है। कैलोरीमेट्री में और हीट में जब पढ़ेंगे तो ये सब लॉ आता है, गैस लॉ और बायोस लॉ। रियल गैस आइडियल गैस का होता है ना, PV = nRT, और रियल गैस के लिए होता है जो, ठीक है। तो यही सब हम पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, बस सब कुछ आपको P1 दिया हुआ, देखो P1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी और P2 हमें फाइंड करना था। T1 दिया हुआ था, T2 भी दिया हुआ था, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले केल्विन में कर लेंगे। डिग्री सेल्सियस में था तो केल्विन में कर लेंगे। केल्विन करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P1/P2 = T1/T2। यहाँ से हमारी P2 की वैल्यू आई 1038.38 mm, ठीक है, 38 mm आ गई यहाँ से, जो कि कोई ऑप्शन मैच नहीं करा था। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब एक बार आते हैं हम, 64 पे आते हैं। 64 क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं रीड कर लेता हूँ। मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल इफ द मास ऑफ बॉडीज आर m1 m2 एंड काइनेटिक एनर्जीज आर k1 k2 रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ k2/में k1। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P = mv, ठीक है, ये मोमेंटम फॉर्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv², ठीक है। क्या दिया हुआ है कि दो मास अलग अलग दिया हुआ है, जिसका m1 है एक मास, एक m2 है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इज इक्वल टू ½ m1v², ठीक है। वेलोसिटी तो मान लेते हैं कांस्टेंट है। अब यहाँ हमें मोमेंटम वाले टर्म में लाना है ना, क्योंकि हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ देखिए P = mv होता है ना, तो m1v² है। अगर हम इधर m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इधर मोमेंटम आ सकता है। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं इधर m से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई m, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर हो जाएगा। तो m1 डॉट काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू ½ m1v² इंटू m1। ये क्या हो जाएगा? m1 इंटू m1² हो जाएगा। क्या लगेंगे? m1 काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2 m1v² लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m1 को, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ निकल के आ रहा है, P बराबर क्या होता है? mv, तो इसको हम लिख सकते हैं कि m1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 P1 का स्क्वायर लिख दे, सही है ना। चलिए अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर बाई 2m1, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन आ गया, एक बार मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ शायद। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर अपॉन में 2m1, ठीक। यहाँ से एक आ गया रिलेशन। अब इसी तरह से सिमिलर जब 2 के लिए करेंगे तो 2 के लिए भी क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर बाई 2m2, ठीक।
ये आ गया। अब हमें रेशियो किसका बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 का रेशियो। तो 2 भी आ गया और 1 भी आ गया, दोनों का रेशियो निकाल दो बस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, अब 1 2 का रेशियो निकाल दो। तो 2 का जब लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे P2 का स्क्वायर बाई 2m2 अपॉन में इधर क्या है P1 का स्क्वायर बाई 2m1। अब ये कट जाएगा, कुछ कटेगा। अच्छा, मोमेंटम क्या दिया था क्वेश्चन में कि मोमेंटम ऑफ 2 बॉडीज आर इक्वल। मोमेंटम जब इक्वल है तो P1 P2 मतलब P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2 है तो दोनों को काट सकते हैं हम ना। देखो इसको यहाँ से कट कर दिए, इसको यहाँ से कट कर दिए, 2 को 2 से कट गया। इसको जब रेसिप्रोकेट होगा तो ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा m1 बाई m2। क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू m1 बाई m2। यहाँ से हमारा ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा m1 बाई m2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 64, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखा ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। तो यार इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर आपको सारे फार्मूले जैसे मोमेंटम का फार्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी का याद है, तो देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिलेशन किस में बनाना है हमें। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इजीली हम रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर अगर एक m से मल्टीप्लाई कर दें हम तो दोनों का हो जाएगा ना m इंटू वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम p की वैल्यू रख सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों मोमेंटम सेम है, तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, यहाँ से P कट जाएगा और यहाँ से रेसिप्रोकेट कर सॉल्व करके हम यहाँ क्या आ गया m1 अपॉन में m2। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो इसी तरह यार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। तो देखो, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, थर्मल कैपेसिटी निकालना है किसका, किसी बॉडी का जिसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बॉडी का m इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, चलिए, और स्पेसिफिक हीट क्या दी, स्पेसिफिक हीट को हम S से लेते हैं, कितना दिया हुआ है 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमें ये दिया हुआ मास दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, थर्मल कैपेसिटी किसी भी बॉडी, एक बॉडी है जिसका मास समथिंग है, स्पेसिफिक हीट इतना दिया। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कितना, ठीक है, हाँ, तो कितना हीट कैपेसिटी रखता है। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी हो, स्पेसिफिक हीट उसकी क्या होती है, उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो वही हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि Q इज इक्वल टू m इंटू एस। ठीक, ये क्या Q क्या है, इसमें थर्मल कैपेसिटी भी इसको बोल सकते हैं हम, थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं इसको, और हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखा लास्ट वीडियो मैंने जो बताया था उसमें तो जनरली क्वेश्चन क्या थे, मोशन के थे और कुछ कुछ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे। इस वीडियो में किसके हीट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं 2018 का पेपर उठाया कि आप लोग को थोड़ा वेरिएशन मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मोशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे। लास्ट ईयर के जो 21 का पेपर में सॉल्व करा रहा था और उसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला पेपर उठाया कि इसमें हीट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा वेरिएशन मिल जाएगा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने का थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं 2-3 अलग 21 के बाद सीधे 18 वाले पेपर उठाया। ठीक है, तो आपको ये ना लगे कि मतलब पेपर में जाने का कुछ नया ना लगे कि आपने मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर गए हो, मोशन क्वेश्चन कर गए हो और ऑप्टिक्स का करके गए, इस तरह के टॉपिक्स का हीट वगैरह का आ गए तो आप तो एकदम डाटा फिक्स हो जाओ। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि हीट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी पेपर में आए हुए हैं ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करेंगे तो हमें क्यों फाइंड करना है, m कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, सब ग्राम में ही है ना, इंटू 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब यहाँ से ग्राम है तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, यूनिट भी देखो कट जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे 11 कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, Q आ गया, Q की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है इसमें से ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलो C को टिक कर लो और एक बार मैं इस फॉर्मूले को लिख भी देता हूँ यार, इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार पिछली क्लास में तो कम ही फॉर्मूला होता है, इस बार ज़्यादा हो गया ना। चलो Q इज इक्वल टू
m इंटू एस। अब ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि इसको हीट मान लो, आप लोग हीट लिख लो। और ये m क्या है, मास ऑफ जो बॉडी है उससे, s क्या है, स्पेसिफिक हीट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में 65 हो गया, इस पे आते हैं हम 66 क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इफ एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, देन द एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वुड बी। ठीक है, ये देखो परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर वाले में क्या करते हैं हम कि जो चेंज आया है अपॉन में ओरिजिनल जो शेप है इनटू 100 करते हैं, तभी तो परसेंटेज आता है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज आपको निकालना हो, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कि जो चेंज आया है अपॉन में ओरिजिनल उसका क्या था, जो फिक्स्ड क्वांटिटी इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि परसेंटेज एरर इन रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा आर, मतलब वही चेंज इन रेडियस अपॉन में आर इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा। और ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1%। ठीक, और हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो यार स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पता होगा आपको, v = 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है ना, मैथ्स वाले गुरुजी ने आपको पढ़ाया ही होगा ना, नहीं पढ़ा तो पूछना भाई कि स्फीयर वगैरह ये सब फॉर्मूला याद करके जाओ अच्छे से। ठीक है, इस वॉल्यूम का, एरिया का, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का, क्योंकि मैथ्स में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलो तो मेरा काम नहीं है मैथ्स का बताना भाई, मेरा काम है फिजिक्स का। जहाँ पे फिजिक्स में मैथ्स यूज होगा मैं उसको आप लोग बताऊंगा, और बाकी आप तो मैथ्स में अच्छे होंगे ही। चलिए ठीक है, तो हमें क्या परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बताना है, तो इसमें वॉल्यूम वाला भी इसी तरह होगा, डेल्टा v अपॉन में v इंटू 100। ठीक है, तो इसे करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 3 डेल्टा r अपॉन में r इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये डेरिवेशन मतलब थोड़ा इंटीग्रेट करके करना पड़ता है हमें, वॉल्यूम का रखना पड़ता है 4/3 फार्मूला, फिर इंटीग्रेट करके ये निकलता है, तो ये डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट करके निकलता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, आप लोग बस ये जानो कि ये आता है वॉल्यूम चेंज जब करते हैं तब स्फीयर का। ठीक है, अब ये देखो कहीं कहीं देखा लग रहा है आपको, ये चीज़ है, ये ऊपर सेम यही दिख रही है चीज़ें ना। क्या रखना है यहाँ पे, 1% चेंज हुआ था, तो यहाँ बस हम क्या करेंगे 3 × 1 कर देंगे, तो कितना आया 3% हमारा वॉल्यूम में चेंज आया। ठीक है, देखो यार सब कुछ आसान है, बस ये है कि आप मेहनत करते रहो, पेन घिसते रहो, पेन घिसते रहो, पेन घिसते रहो। जितना पेन घिसोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और डर को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि मुझे एक क्वेश्चन, लोग क्या करते हैं कि पहले एक आध क्वेश्चन नहीं आता है तो यार उम्मीद खो देते हैं कि मुझसे तो होगा ही नहीं पेपर। भाई पेपर में और भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन टफ है क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सेट आया हो, डिफरेंट सेट आते हैं पेपर के ना, तो आपका जो सेट है उसमें टफ क्वेश्चन पहले आ गया हो। तो ये सोच के मत चलो कि पहला क्वेश्चन टफ आ गया तो मैं कैसे करूँगा। कॉन्फिडेंस, पहले उन क्वेश्चन को पकड़ो जो आपसे आ रहा है। भाई 1-2 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो टफ क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप इजीली कर ले जाओगे। लेकिन हाँ, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करो एग्जाम में करने से पहले। एग्जाम हॉल में जब बैठो तो उन क्वेश्चन को पहले पिक कर लो, निकाल लो, टाइम अगर आपके पास है तो। ठीक है, क्योंकि टाइम 3 घंटे बहुत होते हैं, और जिन बच्चों को आता रहता है ना उनके लिए 3 घंटे मोर देन इनफ होते हैं। सब पूरा पेपर आपको करना नहीं है, उतना करना जितना सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा था 300+ आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर अच्छा आप करोगे तो। बस आसान क्वेश्चन को पिक करो, पिक करने के बाद क्या करना है आपको कि उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व करोगे 10-15 मिनट में उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन को करो, लास्ट में उन क्वेश्चन को छोड़ दो जो उनकी एक पेपर करने का पैटर्न बता दो। चलो मैं आपको बता दूंगा अभी 2-3 वीडियो में, एग्जाम के पहले कुछ वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, किस पैटर्न में पेपर को सॉल्व करोगे आप। टाइम कैसे, जैसे होता है ना कि बहुत बच्चे पेपर देके निकलते हैं तो कहते हैं कि टाइम मैनेज मेरा नहीं हो पाया सर, अच्छे से टाइम मैनेज मेरा अच्छा नहीं था, मेरे क्वेश्चन छूट गए। तो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है वो अपनाओ। चलिए मैं आपको बता दूंगा लास्ट के कुछ वीडियो में आने से पहले कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्वेश्चन को किस तरीके से करें, किस सीक्वेंस में करें। पहले इजी करें, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, लास्ट में। चलिए मैं वो बताऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है, उसके लिए अलग से मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ वीडियो बनाऊंगा तो एग्जाम में जाने से उसको देख के जाना आप लोग,
काफ़ी बेनिफिशियल लगा कि कैसे क्वेश्चन को पिक करना है। और मैंने बताया था ना कि टेस्ट आप खूब दो, टेस्ट धुआंधार दे ही रहोगे ना, हाँ टेस्ट खूब दो यार। बाकी पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। टेस्ट दोगे तो आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, फिर उसको एनालाइज करो, ठीक है, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 था, सॉरी गलती हो गई, 61 नहीं 66 था। 67 क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं रीड कर लेता हूँ। अ फोर्स इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड ऑन नॉन मूविंग बॉडी। कोई नॉन मूविंग बॉडी है, जैसे कि मान लेते हैं अंगद का पैर, ठीक है, अंगद का पैर एक बार जहाँ रह गया वो हिले नहीं, उस पर लगातार हम 20 मिनट तक 20 सेकंड तक फोर्स लगाया जा रहे हैं। भाई कई लोग रामायण देखा होगा तो आपने देखा अंगद पैर एक बार रख देते हैं तो हिलाते रहो। तो वही है, मान लेते हैं कि अंगद का एक पैर है जो कि 20 सेकंड तक उस पर लगातार फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो हिल डुल नहीं रहा है। बॉडी ऑफ 5 ग्राम, देयर इज नो फोर्स देयर आफ्टर बॉडी स्टार्व्ड आफ्टर 5 सेकेंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। वो 5 ग्राम का मान लेते हैं बॉडी था और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अब कुछ देर बाद बॉडी स्टॉप, बॉडी चलना शुरू की, 5 सेकेंड बाद वो बॉडी रुक गई, कितने दूर जाके, 50 सेंटीमीटर जाके, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फोर्स इन न्यूटन, क्या क्वेश्चन में दिया है कि एक नॉन मूविंग बॉडी है जिसपे हम कंटिन्यूअस 20 सेकेंड तक फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। उस बॉडी का मास कितना था, 5 ग्राम था। अब क्या कि उस समय तो बॉडी नहीं चली, अब उसके बाद क्या, देयर इज नो फोर्स, अब बॉडी चलना शुरू की, ठीक है। तो जब बॉडी चलना शुरू करेगी तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 5 सेकंड तक बॉडी चली, अब 5 सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी था, उसका इनिशियल स्पीड कितना था, 0, मास इसका है 5 ग्राम, ठीक है। अब ये कितने डिस्टेंस चला, टाइम मान लेते हैं इसको 5 सेकंड लगा, मान के लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, और 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कर लेता हूं मैं क्योंकि सारा ये उसमें मीटर में ही है, तो 50 डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक। मतलब ये 0.5 मीटर चला 5 सेकंड में। द वैल्यू ऑफ फोर्स, पहले हम देखो इसमें क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम ए निकालेंगे और एम है दिया हुआ है, तो एफ इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। चलिए तो यहाँ से हम पहले ए निकालेंगे क्योंकि मास तो दिया हुआ है, हमें ए नहीं पता है ना, ये पता चल जाएगा, हम आराम से फोर्स को निकाल सकते हैं। चलिए ए निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें u क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, चलिए भाई इसको 0 हम रख लेते हैं। और a निकालना है, s कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, क्या हो जाएगा 1/2 a, टाइम कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना आप लोग भी, ठीक है, कि देखो इतनी ही आती है ना, 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया, एम कितना दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम दिया हुआ है, ये न्यूटन में होता है, न्यूटन की वैल्यू क्या होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मास को पहले केजी में कर लो, तो एफ इजिकल टू 5 को केजी में करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 1 ग्राम में देख लो भाई 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना केजी, 1/1000 केजी, तो 5/1000, तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करने को हो जाएगा ना, इंटू एक कितना था 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 के 20 मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। आ गया फोर्स आपका, देखो आसान था ना, F इजकल टू एम में बस लगाना था। तो A निकालने का ट्रिक था भाई कि A कैसे निकालेंगे हम, तो S इजकल टू न्यूटन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ से देखो A निकाल लेंगे ना, टिक 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 टिक, हाँ यहाँ से A निकालेंगे। A निकालते ही हमें मास को कन्वर्ट कर देंगे केजी में, क्योंकि जो न्यूटन यूनिट होती है किस में होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, टाइम कम है हमारे पास। चलिए, इफ ए रिजिड बॉडी इज ट्रेवलिंग, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। हाँ, तो एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। इफ ए रिजिड बॉडी इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई रिजिड बॉडी है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? उसके टाइम के स्क्वायर के। ठीक है, मान लेते वो डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड किया, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टी के स्क्वायर के। सही है। हाँ, अब क्या करना है? देन द एक्सेलरेशन, उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो मान लेते हैं डी एक कॉन्स्टेंट हटाते हैं ना, टी स्क्वायर। ये क्या है? डी बराबर डिस्टेंस है। ठीक है, और एक्सेलरेशन बराबर होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv बाई dt ना। वेलोसिटी के चेंज को अगर टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी बदल रही है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी क्या होती है कि जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, और डिस्टेंस जब बदलता है तो वो क्या होता है? स्पीड होता है। चलिए, ठीक है, तो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है? d अगर s डिस्प्लेसमेंट है बाई dt, इसको हम s भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं आप लोग को s, सेटिस्फेक्शन के लिए हम s लिख देते हैं। चलिए s, ठीक है, s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो ds बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो डी एस की वैल्यू क्या है? के टी स्क्वायर बाई डी टी। ये थोड़ा यार 11th का पार्ट है, आप लोग को मैं बताता हूँ। सिंपल आंसर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये आप लोग 11th में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे होता है। बस ये जान लो कि ये हम स्लोप निकालें, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको। ठीक है, बड़ा कर रहे हैं इसको। चलिए, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है? 2k t यहाँ से क्या आएगा? v इजकल टू 2k t। ठीक है, चलिए, ये v की वैल्यू आ गई। अब a निकालना है तो 2k t को हम वहां रख देंगे, तो a इज इक्वल टू डी 2k t अपॉन में dt। फिर टाइम के रिस्पेक्ट से देखो हो रहा है ना डिफरेंशिएट, टाइम के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट होगा तो a बराबर क्या आ जाएगा? 2k। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। के क्या था? के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही तो। क्या जब प्रोपोर्शनल को हम हटाएं तो एक के कांस्टेंट ही तो लगाए, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट वाला। ठीक है, समझ में आया ना? तो देख लो, थोड़ा थोड़ा 11th का भी पार्ट इसमें आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग समझे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे कि जब वेलोसिटी मतलब अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम का स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख लेना आप लोग। इसको बॉक्स में लिख देता हूँ मैं, ये दोनों कि एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, और वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई dt। चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 69। एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अ स्टूडेंट रीच्ड हिज स्कूल बाय मूविंग फर्स्ट 1 किलोमीटर टू ईस्ट देन 3। अब क्वेश्चन के साथ साथ मैं बनाते हुए चलता हूँ। ये डायरेक्शन एक बार मैं बनाता हूँ, आप लोग को पता होगा, थोड़ा डायरेक्शन सेंस होगा ना। इधर क्या होता है? नॉर्थ, इधर साउथ। सीधा बना हुआ भाई, सीधा। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। चलिए, अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट गोलू है, गोलू चल रहा है अपने घर से, ये मान लेते हैं भाई यहाँ पे गोलू का घर है। ठीक है, ठीक, ये गोलू का घर है। गोलू अपने घर से स्कूल की तरफ चला। पहले वो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, मान लेते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर कहाँ चला? ईस्ट की तरफ। ठीक, अब क्या किया गोलू? देन 3 किलोमीटर टू साउथ। अब यहाँ से 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चलेगा, जो 3 किलोमीटर गोलू यहाँ से साउथ की तरफ चल दिया। ठीक है, अब आगे क्या है? एंड फाइनली 4 किलोमीटर टू वेस्ट। वेस्ट किधर? इधर है ना, जहाँ पे अब गोलू इधर, चेहरा इधर हो गया इसका, तो इधर से अब वेस्ट की तरफ कितना चलेगा? 4 किलोमीटर।
ठीक है। और फाइनली ये गोलू आ गया अपने स्कूल में, ये है स्कूल, ठीक है, ये गोलू का स्कूल। हाँ, तो क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। अब इसके घर से इसके स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछता कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड गोलू हाउस, तो हम क्या बताते हैं, यहाँ से हम सिंपली एक लाइन खींच देते हैं ऐसे 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 ऐसे, और इसको फाइंड कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसमें पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस का क्या होता है डेफिनेशन, द पाथ ट्रेवल्ड बाई पर्सन और ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब कि जिस रास्ते से वस्तु या आदमी चल के आया वो क्या है, उसकी दूरी है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ, 1 3 1 4 4 8। तो गोलू ने कितनी दूरी तय की, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 4 8 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना। अगर अब देखो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, अभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल, मतलब इससे घर से और इसके स्कूल में सबसे कम दूरी कितनी है। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये टोटल 4 है तो इसमें से 1 निकला कितना बचा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में करके आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो ऑप्शन हमारा आ चुका है ना बी। एक बार मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेता हूँ कितना है, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 18 आएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√3√2 लिख सकते हैं ना। देखो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन पूछा क्या इसमें, डिस्टेंस पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन जो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तब लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट पूछता तब 3√2 हमारा आंसर होता, ऑप्शन नंबर सी होता। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसके घर और उसके स्कूल के बीच की सबसे कम दूरी, तब वो डायरेक्ट जा रहा है ऐसे तो मान लेते इधर पीछे नदी वदी रही होगी, तो ऐसे नदी में से तैर के गया, इधर रास्ते से ऐसे चल चल के आया वो पुल उल से, ठीक है, तब वो 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब मिनिमम डिस्टेंस पूछा तो 3√2 आता है। चलिए ठीक है, समझ में आया आप लोग क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इफ द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर इज 60 डिग्री देन द नंबर ऑफ इमेज मेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन बिटवीन द मिरर। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर एंगल कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं एंगल Q से 60 डिग्री दिया हुआ है, 2 प्लेन मिरर के बीच में रखा गया इस तरीके से, 2 2 कितना ये 60 डिग्री, ये दोनों प्लेन मिरर है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ इमेज मेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बीच में रख देते हैं हम, टुक, तब इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा अगर उसको हम बीच में रख रहे हैं दोनों मिरर के। ठीक है, तो उसके लिए भाई साहब एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आप लोग बता देता हूं। फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360/Q। Q क्या है, कितने डिग्री पे, लिख देता हूं भाई, एंगल बिटवीन मिरर। ठीक है, चलो ठीक है, कितने डिग्री, -1। ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला है भाई, इसको याद कर लो। नंबर ऑफ इमेज निकालने को पूछ देगा 2 प्लेन मिरर के बीच में। Q को आप 60 रख लो, 90 रख लो, कुछ भी रख लो, आराम से आप कितना इमेज बन रहा है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Q कितना दिया हमारे क्वेश्चन में, तो 360/60 - 1, टुक 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 टुक, 6 बार में गया, कितना आया 5। तो कितने इमेजेस बनेंगे इसके, 5। ऑप्शन कौन सा सी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, बस थोड़ा थोड़ा फार्मूला याद कर लो, आराम से कर ले जाओगे आप एग्जाम। इसको मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट वाले में, 360/Q - 1। ये किसके लिए है, नंबर ऑफ इमेज के लिए, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, लिख लेना आप लोग अच्छे से एक बार देख के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
इस वाले पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई साहब? एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल होती है ना, और जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर ही तो होता है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मेगावाट, न्यूटन मीटर, मतलब एक तो होगा बी वाला, ए बी सी डी। ठीक है, ए में क्या दिया हुआ है? मेगावाट दिया हुआ है मेगावाट। बी में क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर दिया हुआ है। और सी में क्या दिया हुआ है? किलोवाट आवर दिया हुआ है। डी में क्या दिया हुआ है? जूल दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो कौन कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। जूल है, न्यूटन मीटर भी है ना, किलोवाट आवर है कि नहीं? देखो फंस गया ना यही मामला। तो पावर बराबर क्या होता है? वाट। पावर की यूनिट होती है वाट। अगर हम इसको आवर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किलो वाट आवर, ठीक है। और पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क बराबर पावर इनटू टाइम। थोड़ा बड़ा लिखूँ यार, छोटा छोटा हो जा रहा है। देखो पावर होता है, अच्छे से, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट या किलोवाट। ठीक है, वॉट या किलोवाट। अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर हो जाएगा बराबर वर्क आ रहा है ना। तो वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। तो मतलब किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, मतलब ये भी है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, यही यूनिट नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए वाला सही होगा। ठीक है, तो टिक कर लो भाई, सही ऑप्शन ए है। इसमें जो गलत है वही सही है। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसा क्वेश्चन था। डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा था कि उसकी यूनिट होगी क्या, यूनिट कौन सी नहीं होगी। तो 3 यूनिट दे दिया, जूल होती है एनर्जी की, किलोवाट आवर होती है, न्यूटन मीटर होती है, मेगावाट नहीं होती। ठीक है, चलो अगर आपको मेगावाट के बारे में आइडिया नहीं है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको बस एनर्जी की यूनिट अगर पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, 72 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक बार आ गया। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। 2 बॉडीज ऑफ मास m1 m2 एट अ डिस्टेंस ऑफ r। मान लेते हैं 2 बॉडी है, एक है m1 एक है m2। कितने डिस्टेंस पे हैं? r डिस्टेंस पे। फिर इसको थोड़ा बड़ा बना दो भाई। ठीक है, r डिस्टेंस पे हो, r डिस्टेंस, एक्सर्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स F। दोनों बॉडी ग्रेविटेशन फोर्स F लगा रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, ऑन ईच अदर द F इज डिफाइंड एस। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, चलो वेयर G इज अ कांस्टेंट। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ना, लिख लो भाई, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? G किस पे डिपेंड करता है? क्या क्या ऑप्शन है? ऑन द यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि मीडियम बिटवीन द मास, मतलब बॉडीज पे, ऑन द यूनिट सिस्टम, और दोनों पे डिपेंड करता है। और क्या है? नॉट डिपेंड्स ऑन द यूनिट एंड मीडियम। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक बार SI यूनिट में हम G निकालते हैं। G की वैल्यू क्या होगी? G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2 हो जाएगा। तो यहाँ से यूनिट इसकी क्या निकल के आएगी? यूनिट निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ना। कैपिटल G की देखो एक यूनिट निकल के आई ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर निकल के आई यूनिट। अब इसको हम CGS में करेंगे। ये किस में आया? हमारा SI यूनिट आया। ठीक है, अब इसको हम CGS में करेंगे तो CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो CGS में करेंगे तो न्यूटन को CGS में करके क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन आता है। डाइन यूनिट जो आती है उसको जब CGS में करते हैं तब 10 टू द पावर 5, अच्छे से लिख लो। हाँ, 10 टू द पावर 5 डाइन आता है। अब क्या है? ये मीटर में था, उसको मीटर स्क्वायर था ना,
तो हम क्या करेंगे, इंटू 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। दूसरा क्या था, केजी था ना, केजी को जब ग्राम में करेंगे, सॉरी ग्राम था, उसको केजी में करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते, उसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 कैसे हुआ कि 1 केजी में 1000 ग्राम, और केजी क्या था, नीचे था ना, मतलब ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, सॉल्व करके हमारा आया 10⁻³ डाइन। ये सीजीएस में आ गई। मतलब कि ये जो जी है किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल आपके यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम की यूनिट पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑन द यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, यूनिट पे ही डिपेंड कर रहा है ना। एक ऑप्शन क्या था कि डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द मास, मीडियम पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, देखो मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स पे, तो मतलब वही यूनिट पे, सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम सीजीएस की जगह एमकेएस एमकेएस में या सीजीएस में ले रहे हैं तो यूनिट चेंज हो जा रही है ना उसकी, तो यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि सिस्टम किसके बीच में है। ठीक है, मीडियम उसके बीच में क्या है, दोनों मास के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन क्या है कि स्क्रीन पे आ गया होगा, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मोटरसाइकिल है जो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सीलरेशन से चल रही है। इफ वी टच ऑन सेम टाइप ऑफ नॉन मूविंग मोटरसाइकिल, अगर उसमें हम सेम टाइप का, उसी तरह का एक नॉन मूविंग मोटरसाइकिल बांध दिए, मतलब जो कि चल नहीं पा रही, जो खराब है, उसके साथ चलती हुई जा रही है। ठीक है, मूविंग विद देन द एक्सेलरेशन, तो भाई अगर उसको बांध देंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही हो जाएगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ऑटो चल रही होती है, अगर पीछे किसी को टो करके लेके आते हैं तो जितना एक्सेलरेशन से वो आगे वाला ऑटो चलता है, उतना ही एक्सेलरेशन से पीछे वाला भी तो चलेगा। कॉमन सेंस की बात है। गांव में किया होगा आपने, जैसे साइकिल से पहले हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे से तो ट्रैक्टर को पकड़ लेते थे, ट्रैक्टर चलता था तो ट्रैक्टर मान लेते हैं चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन है समथिंग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब उस एक्सेलरेशन, हम ट्रैक्टर को पकड़ लिए, तो पकड़ते ही जितना एक्सेलरेशन से ट्रैक्टर चलेगा उतना तेज से हम भी तो चल रहे हैं, हमारी स्पीड ट्रैक्टर की, तो एक्सेलरेशन भी तो सेम ही रहेगा दोनों के बीच का। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है यार। इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी, कौन सा ऑप्शन 8 किसमें है, डी, ऑप्शन डी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों ने घर पे किया भी होगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे जब रहे हम लोग, जब छोटे थे तो किया थे, साइकिल जब स्कूल पढ़ने आते तो ट्रैक्टर पकड़ लेते थे, दूसरी स्पीड से ट्रैक्टर चल रही है, हम भी उसी स्पीड से चल रहे थे। देखो फिजिक्स कितना प्यारा सब्जेक्ट है भाई, मतलब आसपास की चीज़ों से आप फिजिक्स सीख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें हो क्यों रही है। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी फिजिक्स जानता है, बेसिक फिजिक्स जानता है, लेकिन बस उसको पता नहीं होता कि ये यहाँ पे फिजिक्स ही लग रहा है। ठीक है, ऐसे हम चलते थे तो ये उस समय दिमाग में हमारे नहीं रहा होगा कि यार हमारी स्पीड तो उतनी ही होगी। ये तो पता था कि जिससे ट्रैक्टर चल रही है हम भी उसी स्पीड चल रहे हैं, लेकिन उस समय दिमाग में ये नहीं आया होगा कि एक्सेलरेशन भी हमारा उतना ही होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें, क्वेश्चन में भी देखो यही पूछा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, स्क्रीन पे आ गया होगा। 2 ऑब्जेक्ट आर ड्रॉप्ड टुगेदर, 2 ऑब्जेक्ट हैं टू, ठीक है, मानते हैं 1 है और ये 2 है, दोनों को एक साथ यहाँ से छोड़े हम, u 0 है दोनों का, ठीक है, u 0 है, दोनों को एक साथ छोड़े हम, ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम द हाइट h1, मान लेते हैं कि इसकी हाइट है कुछ h1 और इसको थोड़ा नीचे तक मान लेते हैं भाई, इसकी हाइट है h2, ठीक है, h1 h2, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई देम टू रीच द अर्थ इज। अब इन दोनों को नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, चलो ठीक है, तो भाई सिंपल सा ये फ्री फॉल वाला केस है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम हमें फाइंड करना है, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, इसमें u कितना है 0 है, चलो पहले वाले केस में लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, u कितना है 0 है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, s की जगह क्या रखेंगे हम h1 बराबर 1/2 g, टाइम लिखना है, टाइम अलग अलग रहेगा, t1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h1/g, t1 स्क्वायर आ गया ना, ठीक। अब यहाँ से
आ गया ना इधर। दूसरे वाले की निकालते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से भी u कितना है, 0 है, तो s की जगह क्या है, h2 है, बराबर हाफ जी टी2 स्क्वायर। तो यहाँ से टी2 स्क्वायर क्या आ गया, 2h2 बाई जी आ गया, टी2 टी1। अब हमें क्या करना है, रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई देम टू रीच द अर्थ। ठीक है, रेशियो बताना है, तो टी1 बाई टी2 कर देंगे हम। अब टी1 स्क्वायर बाई टी2 स्क्वायर क्या आ गया, 2h1 बाई जी अपॉन में 2h2 बाई जी, जी से जी मर गया, 2 से 2 मर गया, तो T1 बाई T2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में H1 बाई H2 आ गया। सही है, चलो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ना, H1 बाई H2 अंडर रूट में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो समझ में आया क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, फ्री फॉल वाला केस लग रहा है। यू दोनों केस में जब हम ऊपर से किसी चीज को फ्री फॉल छोड़ते हैं तो यू कितना होता है, उसमें 0 होता है, और यहाँ से आने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, h1 मान लेते हैं, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। हमें टाइम t1 लगा इसको नीचे आने में, इसको टाइम t2 लगा नीचे आने में, तो यहाँ से t1 t2 में एक रिलेशन बना देंगे, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। 2 अच्छे से लिख दे भाई, t1 t2 में एक रिलेशन बना देंगे और दोनों को रेशियो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में h1 अपॉन में h2। ठीक है, आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज के सेशन का, बस ये ठीक है। लेकिन अभी हम और पेपर लेके आएंगे। जैसे मैंने देखो 21 के बाद 18 का पेपर क्यों उठाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था। 21 में जिस तरह का मैं क्वेश्चन कराया था, इसमें उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा, हीट के क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं 2018 का पेपर उठाया, और आगे मैं थोड़ा और देख रहा हूँ किस साल का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में और पेपर, तो इस क्वेश्चन के एक बार में देख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS इज। ठीक है, हाँ, तो यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर मतलब जूल। किसमें होती है ये, SI में ना। अब CGS में इसकी यूनिट निकालनी है, CGS में जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन के क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 डाइन हो जाता था ना। ठीक है, ये मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 टू द पावर 200 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 7। उसको क्या बोलते हैं हम, जब वर्क की यूनिट को CGS में चेंज करते हैं तो अर्ज बोलते हैं, अर्ज, ERG। ठीक है, तो क्या होगा, ये डाइन आता है CGS में जब करेंगे तो, लेकिन इसको बोलते क्या है, अच्छे से लिख दो एक बार, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। ठीक है, और बोलते क्या है इसको, अर्ज। ठीक, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा था, सी ना, ERG। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन हो गया, आज का क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको सभी क्वेश्चन। तो देखो हमने क्या किया कि यार डिफरेंट ईयर का मैं पेपर उठा रहा हूँ, करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो। बाकी आप प्रैक्टिस खूब करते रहो अपने घर पे, जितना प्रैक्टिस करोगे, हमें क्वेश्चन भेजो, आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन भेजोगे तो ऐसे जो डाउट्स आपके क्लियर होंगे अच्छे से, और प्रैक्टिस धुआंधार करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। देखो मैंने आज, ठीक है, 15 क्वेश्चन ही बताया, 15 क्वेश्चन बताया, लेकिन उन 15 क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट कितना कीजिए। और मैंने देखो 15 क्वेश्चन में ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए ना, जो हम फॉर्मूले यूज़ कर रहे थे। कुछ फॉर्मूले जो कि सिमिलर थे, लास्ट क्लास में हमने यूज़ किया था, उनको मैं नहीं लिखा, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, फिजिकल टू MA हो गया, ये सब हर क्लास में बताता हूँ, तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया, लिखा नहीं है इंपॉर्टेंट वाले में। जो आज नए नए फॉर्मूले मुझे लगे हैं मैं उसको लिख दिया हूँ। ठीक है, बाकी इसी के साथ तरीके से आप लोग तैयारी करते रहो, जितना करोगे आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। मैंने बताया था कितना स्कोर आप लोग 300 प्लस का टारगेट लेके चलो, और एग्जाम का डेट बढ़ गया तो आपके लिए एक खुशखबरी है। ठीक है, और एग्जाम का डेट तो बढ़ ही गया है, और फॉर्म का डेट, जिन बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म को जाके अभी भी फिल करते हैं, अभी टाइम है, और टाइम है तो अभी भी पढ़ने के लिए भी टाइम है यार, कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, आराम से करते रहो,
और ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। जो जो आपको डाउट है आप हमें सेंड करो। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। उसमें 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको इमीडिएटली 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, और फुल एनर्जी के साथ करो भाई। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, डिसिप्लिन अवेक डेस्टिनी। ठीक है, तो इसी स्लोगन के साथ आज मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ और हर दिन नए वीडियो के साथ में नया स्लोगन लेके आऊँगा। फुल एनर्जी के साथ वीडियो हम करेंगे, एकदम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब मिलके करेंगे। ठीक है, बाकी ठीक है, आज का यही सेशन ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।